हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज ये सोशल साइंस का क्रैश कोर्स पार्ट 3 है। ये पार्ट 3 में आपको जो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखे हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, वहां से आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज आपका सोशल साइंस का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि क्रैश कोर्स के अंदर सभी सब्जेक्ट की आपकी फ्री में होगी। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और जो लोग चैनल पर नया हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुर्गा पूजा में आप लोग को सभी का हार्दिक बधाई। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के बीच में देखते हैं। सबसे नंबर 1 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के बीच लाए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या योगदान थी। कह रहा है इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है, तो इसका आंसर जानिए। तो कह रहा है मेजनी एक उत्तरवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। समझिएगा, कह रहा है मेजनी कौन था, तो मेजनी एक उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांति था। वह इटली को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना चाहता था। कौन? मेजनी जो था वहाँ इटली में निरंकुश शासन का पहले राज चलता था। कहाँ पर? इटली में। तो वही निरंकुश शासन को हटाने से मतलब मुक्त कराने चाहता था। कौन? मेजनी। समझ गए होंगे आप लोग, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और उसे एक एकीकृत गणतंत्र के रूप में देखना चाहता था, और उसे एक साथ राष्ट्र एवं एकीकृत गणतंत्र स्वतंत्र देखना चाहता था। कौन? मेजनी। तो वह योग्य सेनापति के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था। एक आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो मेजनी क्या था, तो मेजनी योग्य सेनापति भी था, लेकिन ये साथ साथ गणतांत्रिक समर्थक भी था, मतलब स्वतंत्र समर्थक, जिस तरह मतलब आभारवादी व्यक्ति था। ठीक है, तो उम्मीद होगा कि ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, वो रहा है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना भी की। देखिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति, जो अपना वो सोचता था कि गणतांत्रिक बना देंगे इस राष्ट्र को, तो उसके लिए एक संस्था गठन किया जिसका नाम था यंग इटली। तो आपके एग्जाम में पूछ देगा यंग इटली की स्थापना कब हुई, तो 1930 में हुई। ठीक है, तो उम्मीद होगा कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा 1 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों गौर करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं बल्कि इसको देखेंगे, जो कि सीधे एग्जाम में टकराने की हिम्मत रखता है मेरे क्रैश कोर्स का पढ़ाया हुआ साफ। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग चैनल पर नए आए वो लोग तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। चलिए, और इस वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको समझ में भी आएगा। कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। पहले समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित है। आपको जब परीक्षा हॉल में क्वेश्चन आंसर मतलब आंसर पेपर देगा, तो आप जहाँ पॉइंट का लिखिएगा वहाँ पॉइंट में कारण निम्नलिखित है ये ज़रूर देखिएगा, इसके बाद पॉइंट लिखिएगा। तो लिखना है रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित है। ठीक है, पहला आपका कारण क्या है, तो बच्चों कारण जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, मतलब जार की जो निरंकुशता है, निरंकुश शासन है, वो अयोग्य शासन था। ठीक है, तो जार किसको कहते हैं? रूस की शासन को। ठीक है, मज़दूरों की दयनीय स्थिति, रूस में मज़दूरों की दयनीय स्थिति बहुत थी, मतलब मज़दूरों का अत्यधिक शोषण किया करता था। कौन? रूसी सेना ने। तो उम्मीद होगा कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, रूसी क्रांति के 2 कारण समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके बीच लाते हैं। अगला क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट प्रश्न हम ही जो लाते हैं जो कि सीधे परीक्षा में आपके पूछा जा सके। चलिए, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, तो कर रहा है हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। कर रहा है हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य आपको समझना है। तो उद्देश्य था, आपको लिखना है कि हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य बोले थे कि निम्नलिखित है। ठीक है, निम्नलिखित आपको जरूर लिखना है, तभी सेंटेंस आपका पूर्ण होगा, तभी आपको 4 नहीं या 5 नंबर में पूछेगा तो 5 नंबर आपको बिल्कुल देगा। और सभी आंसर आपको पॉइंट में लिखना है। क्या लिखना है? पॉइंट में लिखना है। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला पॉइंट है व्यापारिक सुरक्षा।
हिंद चीन में व्यापारिक सुरक्षा का प्रबंध लगाया गया। ठीक है, तो व्यापारिक सुरक्षा याद कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, आर्थिक कारण भी वहाँ था। कहाँ पर, हिंद चीन की उपनिवेश में स्थापना हेतु। ठीक है, सभ्य समाज बनाने की नीति। सभ्य समाज बनाने की नीति मतलब असभ्य मतलब कौन, असभ्य नहीं, सभ्य मतलब समाज एकदम एकजुट होना चाहिए, उसी को सभ्य समाज कहते हैं। तो उम्मीद होगा कि आपको ये तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को चौथा नंबर पर गौर करते हैं। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल से पढ़े और अच्छे से अच्छे नंबर लाभ उठाएं। ठीक है, तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। कह रहा है, गंदी बस्ती या असलम पद्धति से आप क्या समझते हैं। तो गंदी बस्ती या असलम पद्धति से आप क्या समझते हैं, तो आपको पहले समझना है कि असलम पद्धति किसे कहते हैं। एक उदाहरण के लिए आपको समझा दें कि एक आपका पलंग है, पलंग का साइज इतना है, क्या इसमें 2 आदमी ही बैठ सो सकते हैं। समझिएगा, एक पलंग है, पलंग का साइज इतना बड़ा है कि इसमें 2 ही आदमी सिर्फ सो सकते हैं, लेकिन इसमें अथक प्रयास करता है आदमी कि हम इस पलंग में 4 से 5 आदमी सो सके। बोलिए सो सकेगा, नहीं सो सकेगा। तो उसी तरह गंदी बस्ती या असलम पद्धति को भी इसी तरह असलम पद्धति इसको कहते हैं, लेकिन इसको सेंटेंस किस तरह बनाना है, तो सेंटेंस आपको औद्योगिकरण के द्वारा बनाना है। ठीक है, तो समझिएगा। करा, छोटे गंदे स्थानों में आवास स्थल असलम पद्धति कहलाते हैं। इसको मेरे सेंटेंस के द्वारा समझिए। औद्योगिकरण के द्वारा इतना महंगाई बढ़ गया था कि मज़दूरों अपने गांव को छोड़कर शहरों में आ गए थे। क्यों, काम करने। शहर में इसलिए काम, अभी भी कोई के देखिएगा कि शहर में काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ से पैसा इकट्ठा करके अपने पूंजी को चलाते हैं। तो उसी तरह पहले यही सब होता था। तो चलिए वीडियो को और इसको आंसर जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए। हाँ देखिए, तो कह रहा है, छोटे गंदे स्थानों में आवास स्थल असलम पद्धति कहलाते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। कह रहा है, आपका औद्योगिकरण के द्वारा शहर में रहने वाले श्रमिकों के लिए असलम क्षेत्रों की शुरुआत हुई। देखिए, बताए थे कि औद्योगिकरण के दौरान आपको शहर में असलम पद्धति की शुरुआत हुई थी। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, आपका औद्योगिकरण के फलस्वरूप कारखानेदारी प्रथा के विकास के साथ असलम पद्धति का विकास किया। यहाँ तक भी आपने समझ चुके होंगे। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में श्रमिक अपने गांव को छोड़कर कारखानों के निकट रहने की बात हो गए। मैंने बोले थे कि रोजगार नहीं मिल पाता था गांव में, इसलिए रोजगार ना मिल पाने के कारण अपने तलाश में अपने श्रमिक गांव को छोड़कर शहर में जाते थे। क्यों, काम करने और वहां से पैसा लेने। ठीक है, तो चौथा नंबर भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए 5वां नंबर पर गौर करते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि समझ में आपको आ गया होगा। चलिए, तो कह रहा है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। एक बात समझिए, सत्ता की साझेदारी उसे कहते हैं, जैसे देखिए कोई राजनीतिक दल है, वो अपने सत्ता को अपना बनाए रखता है, तो उसी को सत्ता की साझेदारी उसे कहते हैं जो कि सामाजिक आर्थिक विषमताओं को सहायता कर सके। ठीक है, उससे लेकिन इसको सेंटेंस किस तरह बनाना है, तो सेंटेंस के लिए अभी आपको बताते हैं। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी का एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है। देखिए, यहाँ कह रहा है सेंटेंस में, ये कुशल राजनीतिक पद्धति जिसके द्वारा समाज में सभी वर्गों मतलब समाज के सभी वर्ग मतलब समाज की जितने जाति हैं उसमें सभी के सभी समान वर्ग का अधिकार मिला जाता है। ठीक है, तो आपका अगला पॉइंट कह रहा है, ताकि कोई भी वर्ग यह महसूस ना करे कि उसकी अवहेलना की जा रही है, इसलिए की जाती है सत्ता की साझेदारी। ये समाज में अनेकों जाति के रहते हैं, धर्मों के लोग रहते हैं, तो इसमें कोई विषमता ना फैले, इसलिए सत्ता की साझेदारी होती है, ताकि वो सोचे नहीं कि मेरी अवहेलना हो रही है, मेरी बदनामी हो रही है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कर रहा है इस आंसर में कि सत्ता की भागीदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। ठीक है,
जिस देश में सत्ता को अपनाया जाता है वहाँ गृह युद्ध की स्थिति संभावना समाप्त हो जाती है। वहाँ समझना पड़ेगा कि जिस देश में सत्ता को अपनाया जाता है तो इस गृह युद्ध की समाप्त हो जाती है। गृह युद्ध से कहते हैं जो कि अपने देशों में ही जात धर्म के लोग अपने झगड़ा के उसमें फंस जाते हैं, उसे ही गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद होगा कि ये 5 नंबर क्वेश्चन तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ये पाँचों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, तो उम्मीद होगा कि ये आप पाँचों क्वेश्चन वीडियो को लास्ट तक देख लिए होंगे। इस क्वेश्चन से आपको 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो 15 नंबर आपको उठाने हैं, तो ये 5 नंबर बिल्कुल देखना ना भूलें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू बाय। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू बाय। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।